अक्टूबर 2023 इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने 2006 से गाजा को कंट्रोल किया है। हमास के फाइटर्स ने इजराइल में रॉकेट दागे और सदर्न इजरायली शहरों पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए। At the break of dawn on the 7th of October 2023, Hamas operatives based in Gaza launched yet another war in a region that has seen more wars than any other in history. सोल्जर्स और सिटीजन्स और दर्जनों को हॉस्टेज बना लिया गया। हमले ने इजराइल को पूरी तरह चौंका दिया, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। न ही उन्हें इस हमले से जुड़ी कोई जानकारी मिली थी। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. हालांकि इजराइल ने तुरंत एक घातक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 7 अक्टूबर के हमले के एक दिन बाद इजरायली कैबिनेट ने ऑफिशियली हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल डिफेंस फोर्स को गाजा को पूरी तरह से तबाह कर देने का निर्देश दे दिया। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. ये थी शुरुआती हमले की जानकारी। उसके बाद क्या-क्या हुआ, आइए सुनते हैं। At least 300 people were killed after a Gaza hospital came under attack. नमस्कार दोस्तों, इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रहे वॉर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी अब तक आप सभी तक पहुंची गई होगी। आज इस वीडियो में कोशिश यही रहेगी कि उनके इतने लंबे इतिहास को हम आपको बहुत ही ब्रीफ में बताएं, जिसे बहुत ही सरल भाषा में आप खुद भी समझ सकें और दूसरों को भी समझा सकें। और साथ ही साथ बिल्कुल डिटेल्स में ये भी जानेंगे कि भारत का इन सब में क्या स्टैंस रहा है, वह इजराइल के साथ है या पैलेस्टाइन के साथ, और क्यों। आजादी से पहले से लेकर आज तक क्या हमने इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर हमारे फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है, या वह अब तक भी वही है जो पहले हुआ करती थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बात है 1947 की, जब यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशंस 181 पास किया गया था, जिसे पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन को अरब और ज्यूइश स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। At Flushing, Long Island, the General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. The map shows what partition means. The Jewish state colored light, the Arab state dark, Jaffa to go to the Arabs, Jerusalem internationalized. May 14, 1948 को स्टेट ऑफ इजराइल का जन्म हुआ, जहां से शुरू होती है पहली अरब इजरायली वॉर 1949 में इजराइल की जीत के साथ खत्म होती है, लेकिन 750,000 पैलेस्टीनियंस को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ता है, जिससे 3 टेरिटरीज का जन्म होता है: द स्टेट ऑफ इजराइल, द वेस्ट बैंक और द गाजा स्ट्रिप। पैलेस्टीनियंस बरसों से अपने ऊपर चले आ रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीन उनसे छीन ली गई और उनके मुताबिक उनकी अपनी कोई कंट्री नहीं है जहां वे सुख और शांति से रह सके। अब बात करते हैं हमास की, जो आप आए दिन सुन रहे हैं। हमास एक पैलेस्टीनियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा स्ट्रिप वाले रीजन में रूल कर रहा है, जो इजराइल को एक देश के तौर में मान्यता नहीं देता और इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देने वाली गतिविधियों को आए दिन अंजाम देता है। ऐसे 2 पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमास और फाताह। हमास इजराइल को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता है, जबकि फाताह इज मोर लिबरल और इजराइल के साथ किसी पॉलिटिकल अग्रीमेंट के लिए रेडी है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है PLO, यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार है, और वहीं हमास, जिसका एम पूरी तरह से इजराइल का सफाया कर देना है। तो ये तो बात हो गई इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच चले आ रहे झगड़े और हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कि अभी वहां के क्या हालत है। पैलेस्टीनियंस नॉर्थ गाजा से बड़ी मात्रा में भागकर साउथ में जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने हाल ही में वार्निंग जारी करी थी कि वे वहां एक बड़ा अटैक करने वाले हैं, लेकिन पैलेस्टाइन के हमास ने इसे एक जुमला बताते हुए खारिज कर दिया और लोगों को अपने ही घरों में रहने और कहीं नहीं भागने की सलाह दी।
यूनाइटेड नेशंस की माने तो इजराइल की ये वार्निंग 1.1 मिलियन लोगों को अफेक्ट करेगा, यानी पूरे नॉर्दर्न गाजा का सफाया और पूरे सदर्न गाजा का ओवर पॉपुलेटेड हो जाना, जो कि केवल 40 किलोमीटर लंबा है। इजराइल ने गाजा की ओर सारे सप्लाईज जैसे कि फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि बंद कर दिए हैं, जिससे वहां टेरिटरी वाइड ब्लैकआउट हो गया है। इस वॉर के चलते दोनों साइड से अब तक 3000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। हमास ने सदर्न इजराइल में अटैक किया था, जिससे बहुत लोगों की जानें गई और लगभग 150 लोगों को अपनी बाउंड्री पर लाकर हॉस्टेज बना लिया गया। इजराइल ने हमास के इस अटैक के बाद से लगातार गाजा पर मिसाइलें छोड़ी हैं। हमास का कहना है कि इजराइल के अटैक्स में उन हॉस्टेजेस में से 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें से कई फॉरेनर्स भी थे, लेकिन उन्होंने उन फॉरेनर्स की नेशनैलिटी अब तक रिवील नहीं की है। इजराइल मिलिट्री के स्पोक्सपर्सन ने इसे झूठ बताते हुए नकार दिया है और कहा है कि उनके पास उनकी खुद की जानकारी है और वे ऐसे झूठों पर विश्वास नहीं करते। अब वहां के सिविलियंस दुविधा में हैं कि वे नॉर्दर्न गाजा छोड़कर जाएं या नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता कि सदर्न गाजा सेफ है या नहीं, और अगर वे चले गए तो कहीं हमेशा के लिए ही उन्हें डिस्प्लेस न कर दिया जाए। ये भी मुमकिन है कि वहां से उन्हें इजिप्ट भेज दिया जाए। इजराइल ने गुरुवार में ऐलान किया कि वह तब तक गाजा के सप्लाईज दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वे उन हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं कर देते। और अब जब लगभग पूरा नॉर्थ गाजा ही खाली हो चुका है, तो उन्होंने यूएस इंटरवेंशन के कारण गाजा में दोबारा वाटर सप्लाई चालू कर दी और अब इजराइल रेडी है नॉर्थ गाजा में अटैक करने के लिए। अब जानते हैं भारत ने इजरायली रीजन में फंसे अपने सिटीजन्स के लिए क्या इंतजाम किए हैं और क्या है ये ऑपरेशन अजय। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की माने तो इजराइल में लगभग 15,000 भारतीय रहते हैं और भारत का मोटो यही है कि कोई भी भारतीय पीछे न छूटे। 13 अक्टूबर को ही इजराइल से भारतीयों के पहले बैच को लाया गया। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर काम करेगा। वहां से आए लोगों ने बताया कि कैसे वहां हर रोज सुबह शाम लगातार सायरन्स के आवाज से डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इजरायली सरकार द्वारा अंडरग्राउंड शेल्टर्स बने होने के कारण वहां बद से बदतर स्थिति होने के बाद भी खुद की सेफ्टी कर पाना मुमकिन था। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल का, इंडियाज स्टैंड ऑन दिस इश्यू। अब बात करते हैं कि भारत का इन सब में क्या कहना है, वह किसका साथ दे रहा है, इजराइल या पैलेस्टाइन, और कैसे भारत की इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक हमारा स्टैंड बदला है। पहले ये किसके साथ खड़ा था और आज की तारीख में किसका साथ दे रहा है, आइए हम जानेंगे इन सब बातों को डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। इससे आपको इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर भारत के रुख को समझने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं भारत ने कब और कैसे पैलेस्टाइन का साथ दिया था। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंस से पहले की। 1938 में पैलेस्टाइन में ज्यूज के लिए एक अलग कंट्री बनाने के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी ने लिखा था, ज्यूज के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन इसके चलते पैलेस्टीनियंस के साथ हुई नाइंसाफी के प्रति मैं अंधा नहीं हो सकता। ज्यूज को अरबों पर थोपना गलत और अमानवीय है। अब बात करते हैं भारत के इंडिपेंडेंस के समय भारत का इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर क्या टेक था। 1947 में भारत खुद पार्टीशन का शिकार हुआ था, तो इसने पैलेस्टाइन के भी पार्टीशन के खिलाफ वोट डाला था। जानने वाली बात यह है कि भारत ऐसा फैसला लेने वाला इकलौता नॉन अरब नॉन मुस्लिम देश था। अब बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के बाद की। आजादी के बाद फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी हो गई। भारत ने मल्टीफॉर्म स्टेजेस पर फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए समर्थन जुटाने में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है और 1988 में भारत पैलेस्टाइन स्टेट को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। भारत ने 2003 में इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक की दीवार के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट डाला था। भारत ने 2011 में पैलेस्टीन को यूनेस्को के फुल मेंबर के रूप में स्वीकार करने के फेवर में वोट डाला। 2014 में भारत ने गाजा में इजराइल के हमले की जांच शुरू करने के लिए UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के रेजोल्यूशन का समर्थन किया था। पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ साथ भारत फिलिस्तीनी लोगों को तकनीकी सहायता भी दे रहा है। भारत ने पैलेस्टाइन में डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए 1995 से अब तक $30 मिलियन की बजटरी हेल्प की पेशकश की है। उदाहरण के तौर पे अल अजहर यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी बनाना, पैलेस्टाइन टेक्निकल कॉलेज में लाइब्रेरी कम एक्टिविटी सेंटर बनाना एटसेट्रा। मिडिल ईस्ट में नाजुक स्थिति और चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते 2016 में भारत ने फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए UN रिलीफ एजेंसी को $1.25 मिलियन देने का वादा किया था।
भारत पैलेस्टाइन के साथ एजुकेशनल सपोर्ट के लिए हमेशा मददगार रहा है। उदाहरण के तौर पे आईटीसी के तहत स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराना। दोनों देशों की कल्चरल सिमिलैरिटीज के कारण भारतीय कला और संस्कृति पैलेस्टाइन में बहुत फेमस है। हाल के दिनों में पैलेस्टाइन में कई कल्चरल एक्टिविटीज जैसे कलारीपयट्टू, भारतीय मार्शल आर्ट, कथक आदि का आयोजन किया गया। पैलेस्टाइन में भारतीय फिल्में, योग, भारतीय व्यंजन आदि भी लोकप्रिय हैं। अच्छी खासी मुस्लिम आबादी वाला भारत हमेशा से पैलेस्टाइन की मुस्लिम आबादी के प्रति सहानुभूति रखता रहा है। भारतीय राजनेताओं ने भी माइनॉरिटीज की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना पैलेस्टाइन का समर्थन करना सही समझा। भारत अरब देशों में काम करने वाले अपने 7 मिलियन से अधिक सिटीजन्स के हितों को खतरे में नहीं डालना चाहता था, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक अच्छा स्रोत है। भारत अपने लार्ज ऑयल इंपोर्ट्स के लिए अरब देशों पर निर्भर है। पाकिस्तान को काउंटर करने में अरब नेशंस का सपोर्ट हमारी प्रो पैलेस्टाइन पॉलिसी का एक और कारण है। इंडिया इजराइल रिलेशंस। हालांकि भारत ने इजराइल के निर्माण के लिए यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन एक बार इजराइल बनने के बाद भारत ने 1950 में ऑफिशियल तौर पर इजराइल को मान्यता दे दी, लेकिन फुल डिप्लोमेटिक टाइज 1992 में ही एस्टैब्लिश हुए। कश्मीर मुद्दे पर भारत को अरब देशों से कोई समर्थन नहीं मिला। कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए अरब स्टेट्स द्वारा कोई गंभीर कोशिशें नहीं किए गए हैं। फुल डिप्लोमेटिक टाइज के होने से पहले भी भारत पाक युद्धों के दौरान इजराइल ने भारत का साथ दिया था। दशकों की नॉन अलाइनमेंट और प्रो अरब पॉलिसी के बाद 1992 में भारत ने अपना रुख बदला और इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित किए। इंडिया इजराइल रिलेशंस पोस्ट 1992। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल भारत की डायरेक्ट हेल्प करने वाले देशों में से एक था। कारगिल युद्ध ने भारत की इंटेलिजेंस और मिलिट्री फोर्सेस में कुछ इंपॉर्टेंट कमियों को बाहर निकाला। इन समस्याओं को सुधारने की कोशिशों में भारत ने इजरायली असिस्टेंस और टेक्नोलॉजीज की ओर रुख किया। तब से इजराइल भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस इंपोर्टर बन गया है। जब भारत जून 2002 में ऑपरेशन पराक्रम, जो कि हमारे संसद पर हमले का एक काउंटर अटैक था, उसके चलते पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री अटैक की योजना बना रहा था, तो इजराइल ने स्पेशल प्लेन्स के थ्रू हार्डवेयर सप्लाई किए थे। अब भारत इजरायली हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है और 2013 में भारत पूरे एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। डिफेंस कोऑपरेशन के अलावा इजराइल ने इंडियन एग्रीकल्चर के साथ अपना नेटवर्क बढ़ा लिया है, जिससे किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को अपनाकर अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिल रही है। हाल के वर्षों में इजराइल के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, कॉमर्स और ट्रेड आदि जैसे अन्य सेक्टर्स के कोऑपरेशन में ग्रोथ देखी जा रही है। 2015 में भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इजराइल यात्रा बायलैटरल रिलेशंस में एक और मील का पत्थर थी, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की इजराइल की पहली यात्रा थी। तो ये थे ऐसे कई इंस्टेंसेस जो भारत के बदलते हुए रुख के स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे। आइए अब जानते हैं कि इस वॉर में भारत ने किसका साथ दिया है। What is India's stand on the Israel-Palestine conflict? भारत 2-स्टेट सॉल्यूशन और एक सॉवरेन पैलेस्टाइन बनाने को सपोर्ट करता है। हालांकि भारत की जैसी कड़ी प्रतिक्रिया रहती थी इजराइल के खिलाफ बहुत वर्ष पहले, वह अब थोड़ी ठंडी पड़ गई है। हालांकि इजराइल के साथ बढ़ रहे हमारे घनिष्ठ संबंधों के चलते इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का पैलेस्टाइन की तरफ झुकाव कम हो गया है। अब आगे अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप देने से पहले भारत को 2 चीजें ध्यान रखनी होंगी। एक तरफ है इजराइल, जिससे हम डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जुड़े हैं, और एक तरफ है अरब कंट्रीज, जहां से हमारी एनर्जी डिमांड सिक्योर होती है। ब्लैक गोल्ड यानी पेट्रोलियम के रूप में, और यूएन या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेंबर्स में भी अरब कंट्रीज एक बड़ा शेयर है। तो इजराइल के साथ बढ़ती नजदीकियां यानी अरब कंट्रीज, और तेल से दूरी और अरब कंट्रीज से नजदीकियां यानी इजराइल और डिफेंस सप्लाईज से दूरी, ऐसे में एक न्यूट्रल स्टैंड रखना भारत के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। तो हमने देखा कैसे भारत का स्टैंड अब तक चेंज हुआ है और क्या कारण थे इन चेंजेस के आने के पीछे। भारत का या अलग अलग देशों का जो भी स्टैंड रहा हो, चाहे किसी भी ग्रुप की जीत हुई हो, हार तो इंसानियत की ही हुई है। उम्मीद इसी की है कि ये सब खत्म हो और लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दोबारा आकर अपनी सीधी सादी जिंदगी दोबारा से जी सकें। धन्यवाद।